हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का मेथड ऑफ डिटरमिनिंग रेट लॉ का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम की टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, चाहे वो एमएससी फर्स्ट सेम हो, सेकंड सेम हो, थर्ड सेम हो, फोर्थ सेम हो, सभी सेमेस्टर के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में भी हमेशा आते रहता है। तो आप इसे कंप्लीट करके जाना है। और फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए आप फिजिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स या ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ सभी लोगों को हेल्प हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट यानी क्रियाकारक की कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, हमारे पास ए है और प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास बी है। इसकी रेट क्या है, रिएक्टेंट की रेट हमें पता है ए है और प्रोडक्ट की रेट हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, जीरो है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट की इसका जो प्रोडक्ट का जो रेट है हमें पता नहीं है, हमें इसे ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट है इसे हमें क्या करना है, इसे हमें पता करना है। अब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होता है प्रोडक्ट के। ठीक है, ये प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, जो रेट क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है। ठीक है, जो रेट क्रियाकारक होता है वो प्रारंभिक सांद्रता जो होती है उसे क्या शून्य घात के समानुपाती शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया भी डेफिनेशन पता चल गई। अब रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मान लीजिए के ज़ीरो है और यहाँ पर है हमारे पास ए। तो यहाँ पर क्या है, के नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये क्या है, कांस्टेंट है और इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट का मान यहाँ पर हमने एक ले लिया। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास के है और यहाँ पे हम ए के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसका जब मान हमें पता है तो हम इसका मान ले लेंगे। तो हमें पता चल गया यहाँ पे एक, तो बराबर हो गया के नॉट। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आगे देखिएगा, क्या कह रहा है, द रिएक्शन वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। टी के लिए हम अब वेलोसिटी की देखेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी हमें पता है यहाँ पे। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। अब हम कि इसके बराबर हमने क्या ले लिया, ये कांस्टेंट ले लिए। ठीक है, अब हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम टेम्परेचर ऐड करेंगे तो डी एक्स है हमारे पास। ठीक है, अब ये इस कांस्टेंट है और डी टी को हम यहाँ पे साइड में ले लेंगे। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर एक हो गया। समीकरण नंबर दो ये है। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे समीकरण नंबर दो से तो देखिएगा, इंटीग्रेशन का हमने यहाँ पे ये जो है सिंपल लगा लिया। डी एक्स है हमारे पास। ठीक है, ये डी एक्स हमने यहाँ पे लगा लिया, सॉरी ये डी एक्स हमने यहाँ पे लगा लिया, बराबर है ये है और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हो गया तो डी टी का, तो यहाँ पे हमने लगा दिया यहाँ पे सिंबल। अब यहाँ पे से हमें डी हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से डी गायब हो जाएगा और एक्स हमारे पास एक्स से यहाँ पर बराबर सेम लिख देंगे और डी हट जाएगा। तो ये यहाँ से इंटीग्रेशन भी हट गया और डी हो गया और बराबर आई। ठीक है, अब आई क्या है, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ पर हमें सबका मान क्या पता चल गया, हमें आई। ठीक है, अब इतना सब ना लेकर हमें यहाँ पे आई, हमें इसका मान इंटीग्रेशन करने पर हमें मान हमारे पास प्राप्त हो गया आई के रूप में। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा, समीकरण तीन। यहाँ पर आप इधर साइड में लिख भी सकते हैं कि आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये। ठीक है, अब अतः रिएक्शन के प्रारंभ में हमारे पास टेम्परेचर हमें पता है, क्या टेम्परेचर हमें पता नहीं है और इन सब का मान भी हमें पता नहीं है। तो हमने x बराबर जीरो लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ज़ीरो तो ले लिया, यहाँ पे ज़ीरो ले लिया, यहाँ पे हमने के नॉट ले लिया। अब हमें हमारे पास देखिए यहाँ पर टेम्परेचर हमें तो ज़ीरो लिखा है, तो हमने गुणित में यहाँ पे ज़ीरो ले लिया, प्लस ले लिया और यहाँ से आई उठा के यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखिएगा ना, हमें टी का मान पता है ना एक्स का मान पता है, तो यहाँ पे आई बराबर हमने क्या लिख लिया, जीरो ले लिया। अब आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो है, तो समीकरण तीन में रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर एक्स बराबर हमने ले लिया के नॉट। ठीक है, और गुणित यहाँ पे टी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से एक्स यहाँ उठा लिया, ये यहाँ से ये ले लिया, टी का हमें
आई, हमने यहाँ से आई की वैल्यू यहाँ से उठाकर हमने ये टी यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब इसको हमें कैसे लिख सकते हैं हम, के नोट यहाँ पर के नोट पे लिख लिया हमने, बराबर का ले लिया यहाँ पे एक्स, और ये इसको अपॉन में टी लिख लिया। ये हो गया, हमें समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर के ए टी, हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, समीकरण 4 और समीकरण हमें प्राप्त यहाँ पे हो गया। अब आगे देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, इक्वेशन 5 इज द जनरल रेट इक्वेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या है, हमें क्या प्राप्त हो गई, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें प्राप्त हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी जो है डेफिनेशन देख लेते हैं हम। वे रिएक्शन जिनका वेग 1 अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, ठीक है। वे रिएक्शन जिनका वेग कितना होगा, 1 अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगा, उन्हें क्या कहेंगे हम, प्रथम कोटि का रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। इसकी हमें डेफिनेशन पता हो गई। डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करके जानिए, ठीक है। एक आपको जब भी आप कोई एक क्वेश्चन तैयार करते हो तो सबसे पहले आपके पास उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए या डेफिनेशन होना चाहिए। इस तरह से अगर आप जमा कर अगर क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो होता है, जो आपका क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं उनको क्या देखना, आपका जो है वो इस तरह से मतलब कि ऐड होना चाहिए आपको, ठीक है। हर एक जो टॉपिक है या पॉइंट है इस तरह से ऐड होना चाहिए, उसी से आपको देकर वो नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास सेकंड नंबर में है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो वो किस तरह से होगा देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट ओनली आर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करती है, ठीक है। ओनली आर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करती है, अर्थात इसकी सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। घात, सॉरी ये क्या है, घात है, प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये ए क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये ए है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये इसकी रेट है वो प्रोडक्ट के समानुपाती होती है, ठीक है। ये कह रहा है। अब मान लीजिए हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ए है, और हमारे पास यहाँ पर बी प्लस सी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसकी घात हमें पता है, ए की हमारे पास ए है, और बी की घात हमें पता है क्या, नहीं है पता, और सी की भी हमें घात, मतलब इसकी दोनों की रेट हमें पता नहीं है। तो इसको तो हम, ये है हमें पता है, मतलब कि प्रोडक्ट हमें पता है, तो हमने यहाँ पे ए माइनस एक्स इसका मान ले लिया, ठीक है। एक्स इसका मान, और हमारे पास इसके दोनों का मान पता नहीं है, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे एक्स एक्स ले लिया, ठीक है, आफ्टर टी टाइम। अब हमें इक्वेशन इसकी ज्ञात करनी है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए माइनस डी यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पर अपॉन डी टी हमने यहाँ पे ले लिया। अब हमारे पास K1 ले लिया हमने यहाँ पर, के मतलब कि देखिए पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिया था तो यहाँ पे जीरो ले लिया था। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ले रहे हैं तो हमने यहाँ पे फर्स्ट 1 ले लिया, ठीक है। क्योंकि ये क्या कह रहा है कि रिएक्शन का रेट ओनली आर रिएक्टेंट की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट ओनली आर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक ले लिया, और ये क्या है, हमारे पास जो ए है वो प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट हमारे पास है, इसका मान हमें पता है ए माइनस एक्स है, जो मोल और लीटर में दिया गया है, ठीक है। अब हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिएगा हमारे पास माइनस डी है, और इसके बदले में हम क्या ले सकते हैं, इसके बदले में हम ए माइनस एक्स ले सकते हैं, और सेम हमने यहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ पे हमने K1 ले लिया, और इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम इसको दो समीकरण नंबर 2 को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ से x को हटा दिया, तो माइनस डी ए हमने यहाँ पे ले लिया, और डी टी ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा हम इसको इस तरह से भी, अब हमने इसके साथ गुणा कर दिया, अब हम इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास डी एक्स भी हो गया और डी टी भी हो गया। साथ ही में प्लस बराबर करके हम K1 लिखेंगे, और सेम यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे D1 डी ए के साथ भी गुणा कर, माइनस डी ए के साथ भी गुणा किया, और माइनस डी के एक्स के साथ भी गुणा कर दिया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। अब क्या है, ए एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
अब यहाँ पे देखिएगा डी एक्स बराबर सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी हमने ले लिया, केवन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, और यहाँ पे हमने ए के बदले में क्या ले लिया, इसका मान ए माइनस एक्स ले लिया। समीकरण नंबर 4 हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब क्या कह रहा है, जहाँ केवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉन्स्टेंट फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन जो फर्स्ट केवन का जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो कॉन्स्टेंट है, इसका हम समीकरण नंबर 4 में लिख लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा वो देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए डी एक्स हम यहाँ पे ले लिए, अपॉन में ले लिए, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे केवन और डी टी को यहाँ पर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें समीकरण नंबर 5 प्राप्त होगा यहाँ पर। अब समीकरण 5 का समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स सेम ले लिया हमने, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो अब यहाँ पे देखिएगा हमने इसके बदले में हमने आई एन ले लिया, ठीक है, और ये ले लिया, और के वन और डी यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा तो डी हट जाता है तो टी का टी रह जाएगा, और यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन का आई मिल गया। इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है आई, ठीक है। अब रिएक्शन के प्रारंभ में देखिए हमारे पास टी का मान भी नहीं पता और एक्स का मान भी नहीं पता, तो हम क्या ले लेंगे आई एन, और इसका जो मान है ये ए बराबर आई मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये क्या है, एक कांस्टेंट है ये, ठीक है। आई की वैल्यू को इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो मान लीजिए आई एन हमने ले लिया एक्स माइनस एक्स, और यहाँ पे के वन टी, और यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो आई एन ये हमें आई की वैल्यू पता होगा यहाँ पे, ठीक है। आई की वैल्यू हमें क्या है यहाँ पर, ये हमारी आई की वैल्यू है, ठीक है। तो हमने आई एन ए यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आई एन है हमारे पास, और फिर ए माइनस एक्स है, प्लस हम लिख लेंगे यहाँ से आई एन ए के वन और टी, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, बराबर में आई वन टी हमें पता चल गया। तो आई एन ए अपॉन ये हमें हमारे पास यहाँ पता चल गया हमें, ठीक है। और इसका हमें क्या पता चल गया, मान, तो के वन टी। अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो के वन बराबर 1/t इन, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये है एक कांस्टेंट है हमारे पास, और इसका मान हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब कि ये केवन, मतलब कि हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है मान पता चल जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर नम हमारा मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 7, ये हो गया समीकरण नंबर 8। तो क्या कह रहा है, इक्वेशन 7 और इक्वेशन जो 8 है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मान पता चल गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो वो क्या होता है आगे देखते हैं। तो क्या कह रहा है, ऐसे रिएक्शन को सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है जिनमें रिएक्शन रेट और रिएक्टेंट की टू कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करती है, ठीक है। टू कॉन्सेंट्रेशन के परिवर्तन से निर्धारित होता है, ठीक है, अर्थात सांद्रता सेकेंड ऑर्डर के समानुपाती होगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये सेकेंड दो ऑर्डर है, ठीक है, कि दो ऑर्डर के समानुपाती होती है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम देखेंगे, तो इसका जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये है डी एक्स अपॉन डी टी है, बराबर हमारे पास के क्या है, कांस्टेंट है, और सी है हमारे पास, और ये जो क्या है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब ये दो ऑर्डर है, तो हमारे पास की क्या है, हमें यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 1 इसे दे दिया। अब ए प्लस बी है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। और डी एक्स अपॉन डी टी हमने के लिख लिया, सी एन, और यहाँ पर सी बी हमने इसको, मतलब कि सी ए तो है ही, और ये दो प्रोडक्ट यहाँ पर दिए हैं, तो हमने इसको क्या ले लिया, एक सी, एक का नाम सी दे दिया, एक का नाम बी दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी है हमारे पास। अब इस के को हटाकर हमने समानुपाती का, कांस्टेंट को जब हटाते तो समानुपाती का लग जाता है, तो समानुपाती है हमारे पास। अब इसका मान हमने ले लिया माइनस ए माइनस एक्स, और सी बी का हमने ए नॉट डॉट एक्स, ठीक है। ये हमारे पास दो पता चल गया। अब डी एक्स अपॉन ये सेम लिख लिया हमने। अब इसको हटाकर हमने यहाँ पर कांस्टेंट ले लिया के, और इसको एक्स बराबर, इसको हमने इतना सारा न लिखकर हम इसके बाद में क्या कर देंगे, घात करने लगा देंगे, ठीक है, इसकी ओर लगा देंगे। अब डी एक्स इसको हमने यहाँ पे लेकर आ गए,
और ये के डी टी को हमने यहाँ पर ले लिया। ये क्या है, हमें समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा देखिएगा। तो हमने यहाँ पर सबकी जगह में लगा दिया इंटीग्रेशन, ये इसके साथ और इसके साथ भी, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 1/x स्क्वायर डी। यहाँ पे डी आ गया, ठीक है, और ये डी आ गया यहाँ पे, और ये एक्स आ गया, ठीक है। अब किस तरह से है वो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास इसका जो टाइम है वो भी नहीं पता हमें, और एक्स का मान भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो दोनों को हम 0 0 लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से। 4 से हमें क्या पता चल गया, 1/a बराबर 1, ठीक है। ये एक क्या है, इसके बदले में 1 यहाँ से आया, ठीक है। हमारे पास ये देखिएगा, ए हमने ये इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, और ठीक है। और इसका जो मान है ये तो ये है, और एक्स स्क्वायर डी का मान हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ पे आई की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। a/a क्या है, आई की वैल्यू है। अब आई की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा देखिएगा। तो मान लीजिए 1/a-x है, अब ये के टी है, और यहाँ पर प्लस में क्या है, आई की वैल्यू 1/a है, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, के बराबर लिख सकते हैं हम 1/t, ठीक है। और इसको इस तरह से और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बदले में हम एक लिख सकते हैं। अब के बराबर यहाँ पे हो गया 1/t, ये एक्स हो गया, और इसमें ए लिख लेंगे और ये सेम आ जाएगा, ठीक है। दोनों का मतलब कि ये एक को हटाकर हम यहाँ पर एक्स मान, इसका जो मान है एक्स मान लेंगे हम यहाँ पर, और सेम इसको उठाकर हम यहाँ पर ऐसे तरह के इस तरह लिख लेंगे। ये हो गया हमें समीकरण नंबर 5। तो यहाँ पे जो है ये समीकरण नंबर जो 5 है, ये हमें क्या हो, इक्वेशन 5 इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमें क्या पता चल गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमें यहाँ पे पता चल गई। अब हम आगे देखते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो मान लीजिए थर्ड ऑर्डर है, हमारे पास 3 ऑर्डर जो दिए गए हैं, हमारे पास क्या है, ए बी सी। अब ए बी सी हमारे पास थर्ड ऑर्डर है, और एक यहाँ पर प्रोडक्ट इसमें दिए गए हैं। प्रोडक्ट कितने हैं हमारे पास, 3 है, ठीक है। द रिएक्शन रेट ऑफ गिविंग बाय, अब हम इसके रेट ज्ञात करेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी है, के बराबर हम a-x b-x, इन सभी के मान को हम, इसका जो मान है मतलब कि यहाँ पर एक्स, यहाँ एक्स और यहाँ एक्स हम मान सकते हैं, ठीक है। इन तीनों के मान को हम x मान लेंगे। तो ए का मान एक्स, बी का मान एक्स, सी का मान एक्स। समीकरण नंबर हमने 1 दे दिया इसे। अब आगे देखते हैं। अब केस 1 में क्या करें, वेन ए बी सी इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब इसके जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें इंटीग्रेट लॉ क्या है हमारे पास, डी एक्स अपॉन डी टी है, यहाँ पर के लिखेंगे। और इतना सारा न लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, a-x, और इसकी जो है यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से हमने ले लिया, इसको हम यहाँ पर नीचे लेकर आएंगे, और के बदले में के डी टी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब इसका समीकरण 2 में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेट का हमने सिंबल लगा लिया, डी एक्स अपॉन, इसको हमने सेम लिख दिया, और इसमें भी हमने इंटीग्रेशन कर दिया। तो आपको पता है यहाँ से जब डी गायब हो जाता है तो हमने क्या मान लिया, यहाँ पे एक्स का मान 1, ठीक है। आपको पता ही है कि एक्स के बदले में हम 1 ले लेते हैं, तो इसका मान 1 ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे 2, तो यहाँ से एक घात यहाँ से गायब हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और हमने यहाँ पे 2 ले लिया, बराबर ले लिया, के टी आ जाएगा, यहाँ पे डी हटकर यहाँ पर आई आ जाएगा। आई क्या क्या है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, जो हमें समीकरण नंबर 3 में प्राप्त हुआ। अब आपको पता है कि हम टाइम का भी हमें मान ज्ञात नहीं पता, और एक्स का भी हमें मान नहीं पता है, ठीक है, जो कि इसे ज्ञात करना है, एक्स का मान हमें ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 1 लिख लिया हमें, 2, और ये इसलिए एक्स हटा दिया हमें क्योंकि एक्स का मान तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये 1 लिख लेंगे, और ये 2a स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको हटाकर हम बराबर आई लिख देंगे, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ आई इक्वेशन, समीकरण 3 में आई की वैल्यू पुट करेंगे अब हम। तो देखिए हमने यहाँ पर सेम उतार दिया के टी, और प्लस यहाँ पे आई की वैल्यू हमें क्या पता चल गई, ये हमें आई की वैल्यू यहाँ पे तो हमने लिख लिया है यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे, और इसको जो है हम यहाँ पर लेकर आएंगे और माइनस में कर देंगे, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। तो ये ले लिया हमने। अब यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ पे बराबर 1/2 लिखकर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, a स्क्वायर अपॉन
एक्स ये यहाँ से ले लिया हमने, ठीक है। और इसको बदले में हम इस तरह से a माइनस एक्स स्क्वायर हम इस तरह से लिख सकते हैं। इतना सारा न लिखकर हम शॉर्ट में इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा k बराबर 1/2t हमने यहाँ पे लिख लिया। अब x बराबर हमें x का मान पता चल गया 2a माइनस एक्स टू स्क्वायर, और इसके बदले में हम इसको समीकरण नंबर 4 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, केस नंबर 2 में वह क्या है हमारे पास, ये दोनों बराबर इक्वल बराबर नहीं है, ठीक है। ए बी सी बराबर इक्वल में नहीं है, तो इंटीग्रेट लो होगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, ये जो है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें ये कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें क्या पता चल रहा है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात यहाँ पे जो उसके जो रूल्स होते हैं वो यहाँ पे फॉलो किए गए हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें पता चल गया। और यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी है ये एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स, इसका जो है H2 प्लस बराबर HI का यहाँ पर एनर्जी लेवल दिया गया है, ठीक है। और ये रिएक्शन कांस्टेंट दिया गया है। तो ये क्या प्राप्त हो गई हमें, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये जो वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आई होप कि आपको ये नोट्स समझ में आ गए। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और MSc फर्स्ट सेम के नोट्स अगर आपको परचेस करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर में शेयर कर दूँगी। थैंक यू।